नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर आया फैसला। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। चुनौती देने वाले याचिकाएं की खारिज। स्वामित्व को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे को ट्रायल के तौर पर मंजूरी दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश भी दिए हैं। वाराणसी जिला कोर्ट को हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी गई है। स्वामित्व को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, ये फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। निश्चित तौर पर बिल्कुल कह सकते हैं एक बड़ा झटका है। 5 याचिकाएं थी अलग अलग तरह की। फिलहाल कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इंतजामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्षकार था उसको एक झटका लगा है। उसने तमाम तरह की दलीलें उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में पेश की थी। हालांकि लंबी सुनवाई हुई थी, उसके बाद फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था और आज इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला लगा करके मोहर लगा दी। जो इनकी डिमांड थी, जो उनकी याचिकाओं में प्रेयर थी, उसको खारिज कर दिया है। दरअसल जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, उस आधार पर इंतजामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्ष है उसका दावा था कि ये जो याचिकाएं सिविल कोर्ट में चल रही हैं वो सुनने योग्य नहीं है। उसकी पोषणीयता पर सवाल उठाया था, लेकिन कोर्ट ने ये बात फिलहाल साफ कर दी है कि ये याचिकाएं सुनने योग्य है और इसीलिए बाकायदा जो सिविल कोर्ट है उसको इस पूरे मामले की सुनवाई करने की अनुमति दी है और साथ ही साथ 6 महीने में इस पर सुनवाई करके फैसला करने की भी बात कही है। तो ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो इंतजामिया कमेटी की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से सवाल उठाए थे उसको खारिज कर दिया है और एक बड़ा झटका कह सकते हैं इन याचिकाओं के खारिज होने के बाद। अब सिविल कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है उस पर जल्दी से जल्द सुनवाई होने के बाद उस पर निर्णय आएगा। जी, वर्शिप एक्ट को भी लेकर जो है हाईकोर्ट ने बड़ी बात कही है कि ये नियम यहाँ नहीं लागू हो सकता है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, वर्शिप एक्ट के तहत जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि चूंकि 1991 का जो एक्ट है उसके तहत जो आज़ादी के बाद की जो स्थितियां हैंडओवर हुई थी उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी जो भी इस तरह के स्थान हैं जो उन्हीं आज़ादी के पहले जो उनकी स्थितियां थी और आज़ादी के बाद जिस रूप में वो आई हैं उस पर किसी तरह का कोई एक तरह से चेंजेस नहीं किया जा सकता। ये इस एक्ट के तहत दावा किया जा रहा था, जबकि हिंदू पक्ष की तरफ से इसमें कहा गया था कि वो तमाम मामले जो विवादित है, जिसपे पहले से विवाद चल रहा था, उससे ये एक्ट लागू नहीं होता। और कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये बात मानी और इसी वजह से अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, ये इस एक्ट के दायरे में नहीं है और इस पर सुनवाई की जा सकती है। और इसीलिए इस मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसने इस याचिका को खारिज कर दिया है और मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं उसे नहीं मानी है। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष इसके बाद क्या निर्णय करता है, अपने लीगल टीम के साथ क्या ऊपर की अदालत में भी इस फैसले को चुनौती देता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल जो याचिकाएं थी मुस्लिम पक्ष उसको खारिज कर दिया। एक बड़ा झटका ऐसा कह सकते हैं। हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं कहीं ना कहीं कोर्ट ने माना है और अब वो रास्ता साफ हो गया जो सिविल कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था उस पर सुनवाई होने का। जी शोएब, मुस्लिम पक्ष के पास अब क्या क्या विकल्प जो है आगे बच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसके अलावा वो ऊपर की अदालत में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। ये फिलहाल अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। जो इस पूरे मामले पर पूरा आर्डर आया है, अब से थोड़ी देर पहले ये आर्डर आया है। इस आर्डर में किन किन चीज़ों को क्या क्या पॉइंट आउट किया गया है, इन तमाम चीज़ों को वो देखेंगे। जो हमारी बात हुई है मुस्लिम पक्ष के वकीलों से, उनका कहना है कि वो इसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे निर्णय करेंगे। तो ये कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद अब एक रास्ता जरूर साफ हो गया कि जो
सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की पौष्टिकता का सवाल था, वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने नहीं माना और उसके सुनवाई के आदेश उस तरह से दिए हैं और 6 महीने में इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी करके निर्णय लेने को कहा है। तो अब कोर्ट जल्दी इस पर सुनवाई करेगा। इसी में एक एएसआई सर्वे की बात भी कही गई थी, उसको भी चैलेंज किया गया था। हालांकि एएसआई सर्वे पहले भी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद हो चुका है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो इनकी याचिकाएं थी जी शोएब, तो क्या माना जाए कि ये मामला अब अपने हल की तरफ बढ़ेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब कहीं न कहीं एक उस दिशा में बढ़ता हुआ है। कोर्ट के फैसले की मुहर के बाद भी अब इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि फिलहाल इसी वजह से इस बात को निचली अदालत को ही चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट आए थे। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसने भी अपना रुख साफ कर दिया और सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले के सुनने की जो प्रक्रिया था उससे किसी तरह का इंटरफेयर न करते हुए बल्कि 6 महीने में इसको सुन करके उस पर आदेश करने की भी निर्णय दिया है। तो ये कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं इस मामले में तेजी आएगी और इस मामले का जल्द से जल्द हल आ जाएगा। जी शोएब, जो लोग ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका शुरू से ये कहना है कि इस मामले को किसी न किसी वजह से मुस्लिम पक्ष जो है उलझा कर रखना चाहते हैं, तो अब यहाँ से आगे का क्या रास्ता है? बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष इस पर लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसे कहीं से राहत मिले, इसलिए वो तमाम तरह की कोशिशों के जरिए इस पर स्टे करने लेने की कोशिश करता रहा है। इसी वजह से इस पूरे मामले में कोई काफी लंबी सुनवाई हुई, उसके बाद इस फैसले को सुरक्षित कर लिया, लेकिन आज फिर उन्हें झटका लगा है। अब मुस्लिम पक्ष इसके बाद क्या निर्णय करता है उसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हिंदू पक्ष अपनी दलील पर लगातार कायम रहा है और वो इस पर अपना दावा लगातार कर रहा है। अब क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो निर्णय आया है या कहें इंतजामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्ष है उसकी खारिज होने के बाद कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को एक तरह से और उनका मनोबल बढ़ेगा और उनकी जो एक तरह से जीत है, उनकी जो डिमांड थी वो पूरी होती नजर आ रही है और अब उम्मीद की जा रही है कि इसमें और तेजी आएगी और जल्दी ये सार्थक निर्णय पर पहुंचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बात करेंगे अगली खबर की। मुंबई हमलों का गुनाहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जिसके बाद उसे कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस खबर को अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, साथ ही इस बात के बारे में भी कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि उसे किसने जहर दिया। दाऊद के कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। अटकलें लगाई जा रही है कि उसे अचानक अस्पताल में भर्ती कराने के पीछे का कारण जहर हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दाऊद को अज्ञात लोगों ने जहर दिया है, जिससे उसकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। वहीं एक पाकिस्तानी पत्रकार ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि क्यों ये खबर पक्की मानी जाए कि दाऊद को किसी ने जहर दिया है। तो ये अभी आपने देखा कि दाऊद इब्राहिम को जो है कराची में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसे जहर दिया गया है या फिर नहीं। तरह तरह की अभी इस पर खबरें सामने आ रही हैं। और बात करेंगे अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां इस तरह के कई सारे मामले जो देखने को मिलते हैं। तो आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबर जो है मैंने आपको दिखाया। और अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पीजीआई में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि अस्पताल में इसका इलाज कराने आए मरीज की ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से जलकर मौत हो गई। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा कि मृतक महिला के परिजनों के साथ सरकार खड़ी है और हर संभव मदद उपलब्ध कराएंगे। वहीं जंतर मंतर पर सोमवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और महिलाओं के ऊपर बढ़ती हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि इस प्रदर्शन में देश भर से पहुंची सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया, जहां महिलाओं ने कहा कि मोदी ने देश को महंगाई की ओर धकेल दिया है।
और फिरोजाबाद में आबकारी आयुक्त के निर्देश पर उप जिलाधिकारी आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा। बता दें कि अवैध शराब पर छापा मारा। प्रतापपुर रोड स्थित गिहार बस्ती सहित कई अन्य जगह संयुक्त टीम ने छापेमारी की। साथ ही पुलिस ने 100 लीटर लहन और 20 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की है। वहीं मौके का फायदा उठाकर शराब तस्कर फरार हो गए। बढ़ते आगे, भारत अपने अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री में पूरे वर्ष उपस्थिति बनाए रखने के प्रयासों के तहत आर्कटिक क्षेत्र में अपना पहला शीतकालीन विज्ञान अभियान आज शुरू करेगा। बता दें कि हिमाद्री भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है, तो वहीं यह नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र के लिए 4 विज्ञानियों वाले पहले शीतकालीन अभियान को पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाई। तो वहीं वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आर्कटिक के लिए यह पहला शीतकालीन अभियान है और वैज्ञानिकों की टीम 30 से 45 दिनों तक न्यालेसुंड के अनुसंधान केंद्र में रहेगी, जहां उनकी जगह दूसरी टीम लेगी। Winter expedition to Arctic. How you function there in winter? Because you are going for the first time. So, Mr. B.S. Girish from the atmospheric science and Mr. Surendra Singh also in the field of atmospheric science and Mr. Prasad Rawat also studying in the field of atmospheric sciences. खबर आगरा से है, जहां पति के अत्याचार से तंग आकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। बता दें कि पत्नी ने पति को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने कहा कि पति शराब पीकर रोज मारपीट करता था। साथ ही पत्नी ने पति की लाश को 2 दिनों तक घर में रखा। उसके बाद खुद पुलिस को फोन कर जानकारी दी। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 को थाना सदर पर सूचना मिली कि मुस्तफा क्वार्टर्स में एक पुरुष की डेड बॉडी मिली है और इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सदर और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया और डेड बॉडी में कोई ज़ाहिरा चोट के निशान नहीं थे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये देखने में मालूम पड़ा कि बॉडी को शॉक दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है। जब मृतक की पत्नी से पूछताछ की गई तो पत्नी ने कन्फेस किया कि आपसी कलह के कारण पत्नी परेशान थी और पत्नी ने 16 दिसंबर की रात को मृतक को बांध के और उसके पैर में शॉक देके। वहीं आगरा के एमजी रोड धाकरान चौराहे के पास स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर को रविवार रात 2 बजे चोरों ने निशाना बनाया। बता दें कि चोर मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर गया। उसके बाद चोर ने मंदिर में रखी दान पात्रों का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान मंदिर में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और उन्नाव के रामनगर कोतवाली क्षेत्र में कूड़े के ढेर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। बता दें कि हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं शव देखकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और शव की पहचान करने में जुट गई है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते आगे, हमीरपुर के जिला मुख्यालय के राट तिराहे पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने अभियान चलाया। बता दें कि कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों में लगे रिफ्लेक्टर टेप चेक किए गए। साथ ही ओवरलोड पर रोक लगाने के लिए चेकिंग कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत अभियान चलाया गया, जो कि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा।
खबर यूपी के बलिया से है, जहां राजस्व विभाग और पुलिस की टीम एसडीएम के आदेश पर जमीन पैमाइश के लिए पहुंची थी, तो वहीं पैमाइश से नाराज पक्ष ने अपने ही जमीन में रखे पुआल में आग लगा दी। बड़े मुश्किल से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बलिया एएसपी का कहना है कि जो लोग कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, कानूनगो की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना से संबंधित कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। घटना से संबंधित और लोगों पर कार्रवाई चल रही है, जो वीडियो के साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। और खबर सहारनपुर से है, जहां स्टार पेपर मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। बता दें कि लकड़ी के गोदाम में आग लगी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी में आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे लोगों की भीड़ अंबार भरा हुआ। वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने अधेड़ को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं जोरदार टक्कर लगने से अधेड़ का गला कट गया। बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना मिलेरिया थाना क्षेत्र के ITI मोड़ के पास की बताई जा रही है। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हिंदू रक्षा दल ने गाजियाबाद का नाम बदल दिया है। बता दें कि करीब आधा दर्जन जगह जहां भी गाजियाबाद लिखा हुआ था, उसको काले पेंट से पोतकर दुधेश्वर नगर का स्टिकर लगा दिया है। बताया जा रहा है कि ये काम हिंदू रक्षा दल की महिला विंग ने किया है। तो वहीं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा कि दिल्ली से सटे होने के बावजूद गाजियाबाद के नाम में ऐसा लगता है कि आज भी मुगल सल्तनत का नाम है। दुधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद की पहचान है, इसलिए हमने इसका नाम बदला है। साथ ही कहा कि जितने भी सनातनी प्रेमी हैं, वो आज से गाजियाबाद को दुधेश्वर नगर के नाम से जानेंगे। गाजियाबाद का नाम बदलकर दुधेश्वर नाथ नगर रखा है। हमारी महिला विंग ने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था। शासन प्रशासन में हम कई वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं। तो आज हमारी महिला विंग ने जो है दुधेश्वर नाथ ये स्टिकर गाजियाबाद में जहां गाजियाबाद लिखा है उसको काट करके दुधेश्वर नाथ नगर ये हमने स्टिकर आज वहां लगाए हैं। और मैं चाहता हूं जितने भी सनातनी प्रेमी हैं, क्योंकि हम लोग मुगलों के नाम से, आक्रांताओं के नाम से अपने जिले का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। संभल में सपा पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मायावती अगर बीजेपी से दूरी बना ले तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है, और कहा कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी तो इससे देश मजबूत होगा। साथ ही कहा अभी मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर वह हमारे साथ आती है तो उनका स्वागत है। वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। उन्होंने कई बार तो ऐसा किया कि जहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो वहां बीजेपी को जिताने का काम करें, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। अब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने जो कहा है वो सही है। अगर वो दूरी बनाए और ये कहें कि हाँ मेरा बीजेपी से कोई वो नहीं है और हम गठबंधन में शामिल होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार कर लिया है। तभी आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या पहले से संवेदनशील क्षेत्र रही है, और बताया कि सुरक्षा योजना की दृष्टि से हमारे पास CRPF, UPSSF, PAC और सिविल पुलिस मौजूद है, जिसमें नई तकनीक का समावेश किया गया है। साथ ही बताया कि जल्द ही राम मंदिर के लिए नई सुरक्षा योजना लागू होगी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बगैर जांच पड़ताल के मंदिर के आसपास भी नहीं भटक सकेगा। वहीं आईजी के अनुसार जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके अलावा CCTV कैमरे भी लगेंगे। अयोध्या हमेशा से संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर पहले से ही एक सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम लोग अपनी सुरक्षा ड्यूटियों को जो भूमिका देते हैं और उसके बाद उसकी सम्यक उसका अनुसरण करते रहते हैं। इसमें हमारे पास CRPF, UPSSF, PAC और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स की अपनी एक सिक्योरिटी स्कीम के तहत सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें विभिन्न तकनीकी आयामों का भी समावेश किया गया है और
हमने इसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स को भी जगह जगह पर ऐड किया हुआ है, पर उस समेकित रूप से उद्देश्य ये है कि हम सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में अमन यादव नामक एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों के पास से एक एटीएम बाइक, तमंचा, कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। मोदी ने स्टॉलों का भ्रमण किया और विकसित भारत यात्रा वैन और क्विज कार्यक्रम का भी दौरा किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें संबोधित भी किया। लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था, यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। 9 संकल्प रख रहा हूं, 9 आग्रह रख रहा हूं। मेरा पहला आग्रह है, पानी की बूंद बूंद बचाइए और जल संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। दूसरा, गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करिए। तीसरा, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए काम करिए। चौथा, जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, जितना हो सके पहले अपने देश को देखिए, अपने देश में घूमिए। मैं छठी बात कहता हूं, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते रहिए। मेरा 7वां आग्रह है, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा के खाने के जीवन में शामिल करिए। वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी और दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और वंदे भारत ट्रेन से देखिए इंडिया वॉइस संवाददाता विकास चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन आज पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर कर दिया है। जी हां,
ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है वंदे भारत एक्सप्रेस की जो दूसरा संस्करण है, यानी कि वाराणसी और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का जो दूसरी जो सीरीज़ है वो चल रही है। और इस समय ये प्रयागराज पहुंचने वाली है। जो टाइम दिखा रहा है 3:50 पर ये प्रयागराज पहुंच पाएगी और इसके ठीक बाद ये कानपुर सेंट्रल इटावा होते हुए सीधा ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि ये वंदे भारत ट्रेन इसलिए लॉन्च की गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो यात्री हैं उनकी सहूलियत को देखते हुए, साथ ही साथ जो उनकी डिमांड थी कि वंदे भारत ट्रेन हमको एक और चाहिए जो कि वाराणसी और दिल्ली के बीच चले, जिससे हम सहूलियत के साथ साथ कम समय में हम जो है दिल्ली का सफर तय कर पाएं। तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से दिल्ली तक का सफर तय करने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये अपने गंतव्य स्थान यानी कि दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और वाराणसी से दिल्ली जाने वाली इस ट्रेन में जो यात्री हैं वही। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।